अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं उस रब के नाम से जो अपने बंदों को कामयाबी से हमकिनार करता है। आज की हमारी वीडियो इलेक्शंस एक्ट 2017 के पहले 4 चैप्टर्स पर है। हमारी नेक्स्ट वीडियोस भी जल्द आ जाएंगी। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इलेक्शंस एक्ट 2 अक्टूबर को प्रेसिडेंट की एसेंट से एनफोर्स हुआ। ये 33rd एक्ट था 2017 का। चूंकि ये फेडरल लॉ है तो ये पूरे पाकिस्तान पर लागू है। इलेक्शंस कंडक्ट करवाने और उससे रिलेटेड जितने मामलात थे उनको एक जगह कंपाइल करने की ज़रूरत थी, इसी वजह से ये एक्ट बनाया गया। एक्ट में कुछ अल्फाज को डिफ़ाइन कर दिया जाता है ताकि एक्ट में जहाँ भी वो लफ्ज़ इस्तेमाल हो उसका मतलब यही समझा जाए, अनटिल एंड अनलेस के कॉन्टेक्स्ट से समझ आ रहा हो कि इसका मतलब कुछ और है। आलिम से मुराद वो डिग्री होल्डर या सनद होल्डर हैं जो 16 साल तालीम हासिल कर चुके हैं और वो रिकगनाइज्ड हो HEC से, और एटलीस्ट 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो उनका टीचिंग या फिर रिसर्च में, जो कि प्रिंसिपल्स या फ़िलासफ़ी ऑफ इस्लाम या इस्लामिक लॉ पर हो। एप्लीकेबल लोकल गवर्नमेंट लॉ से मुराद हर वो एक्ट है जो कि फेडरल हो या प्रोविंशियल, या कोई ऑर्डिनेंस हो प्रेसिडेंट या गवर्नर का जिसके तहत लोकल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की जाए। कोड से मुराद यहाँ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 है जिसे CRPC भी बोलते हैं। कंटेस्टिंग कैंडिडेट से मुराद वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट हैं जिनके सारे डॉक्यूमेंट्स और सारी फीस पे हो चुकी है और उन्होंने अपना कैंडिडेचर विदड्रॉ भी नहीं किया। ऐसे कैंडिडेट इलेक्शंस के दौरान अपना एक एजेंट मुकर्रर करते हैं जो ये मेक श्योर करते हैं कि ना तो धांधली हो रही है और वहाँ पर कोई नाइंसाफ़ी भी नहीं हो रही। इलेक्शन ऑफ एक्सपेंस कैंडिडेट का एक्सपेंस होता है जो कि उसके कंडक्ट ऑफ इलेक्शन या अरेंजमेंट्स के लिए यूज़ होता है, और इसके अंदर कोई भी गिफ्ट, लोन, एडवांस, डिपॉजिट या और किसी भी तरीके को के हिसाब से एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं। अलबत्ता फ़ी नहीं होती जो कि कमीशन को दी जाती है। ये फ़ी नॉमिनेशन पेपर के साथ दी जाती है। इलेक्टोरल एरिया से मुराद रूरल एरियाज़ में कोई गांव या सेंसस ब्लॉक, इसी तरह शहरी इलाकों में या अर्बन एरियाज़ में कोई म्यूनसिपल वार्ड या सेंसस ब्लॉक। अगर कोई म्यूनसिपल वार्ड या सेंसस ब्लॉक नहीं है तो फिर कोई वेल डिफाइंड मोहल्ला या स्ट्रीट या फिर उसका कोई पार्ट। इसकी एग्जांपल बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर इलेक्टोरल एरिया होता है, उस गवर्नमेंट स्कूल को इलेक्टोरल एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है। सेंसस ब्लॉक को मज़ीद डिवाइड भी किया जा सकता है लेकिन वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में होगा और उसके लिए रीजंस भी लिखनी होगी कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। इलेक्शन ऑफिशियल से मुराद कमीशन या डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर या प्रिजाइडिंग ऑफिसर, इसी तरह से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का ऑफिशियल या कोई भी ऑफिसर हो सकता है जिसकी ड्यूटी इलेक्शन के कंडक्ट के रिलेटेड हो। इलेक्टोरल रोल से मुराद वो इलेक्टोरल रोल है जिस पे एक वोटर का नाम आता है जो कि उस इलाके का होता है। ये तैयार की जाती है एक फहरिस्त इलेक्शन से पहले और इसको रिवाइज भी किया जाता है। मेंबर से मुराद असम्बली, प्रोविंशियल या फिर फेडरल, सेनेट और लोकल गवर्नमेंट, इन सब के मेंबर्स शामिल होंगे। इससे हमें पता चलता है कि चाहे इलेक्शंस फेडरल लेवल पर हो या फिर लोकल गवर्नमेंट पर, ये एक्ट सभी के इलेक्शंस को होल्ड किए हुए हैं। सब इलेक्शंस इसी एक्ट के अंडर होते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर से मुराद एक पोलिंग स्टेशन पर तैनात किए जाने वाले प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं जिनका काम का बोझ बांटने के लिए असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स भी लगाए जाते हैं। टेक्नोक्रेट से मुराद वो शख्स है जिनकी 16 साल तालीम हो और वो रिकगनाइज्ड हो HEC से, और एटलीस्ट उनका 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो और साथ में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की अचीवमेंट्स हों। चैप्टर 2 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में बताता है। सेक्शन 3 बताता है कि कमीशन अपने फंक्शंस, ड्यूटीज़ या पावर को एक्सरसाइज करने के लिए अपने प्रोसीजर खुद रेगुलेट करेगा और अपने फंक्शंस के अंदर ये जो भी फैसला करे तो उसके अंदर मेजॉरिटी का फैसला प्रिवेल करेगा। अलबत्ता अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जहाँ पर 4 लोग हों और वो डिवाइडेड हो अपने ओपिनियन में, या 3 लोग हों और वो डिवाइडेड हो अपने ओपिनियन में, तो फिर वो मामला फुल कमीशन में, यानी उसके तमाम मेंबर्स वहाँ बैठे हों तो उनके सामने पेश किया जाएगा। सेक्शन 4 के अंडर कमीशन को ये पावर दी गई है कि वो अपने फंक्शंस और ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए जो भी डायरेक्शंस या ऑर्डर्स इशू करना चाहे वो कर सकता है।
और इसी तरह ये जो डायरेक्शन या ऑर्डर होगा ये हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की तरह समझा जाएगा या डायरेक्शंस की तरह समझा जाएगा। और अगर इस एक्ट के अंदर ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं है जिससे उस मामले को हल किया जा सके तो कमीशन जो भी सफिशिएंट समझे वैसी डायरेक्शन या ऑर्डर दे सकता है। सेक्शन 5 के तहत कमिश्नर या कमीशन किसी भी शख्स या अथॉरिटी को कोई फंक्शंस परफॉर्म करने का कह सकता है या फिर कोई मदद का कह सकता है कि ये एक्शंस परफॉर्म किए जाएं। और ये फेडरेशन और प्रोविंसेस की सारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ की ड्यूटी है कि वो कमिश्नर या कमीशन की जो भी फंक्शंस वो इनको परफॉर्म करने का कहें ये इनकी मदद करें। साथ ही साथ फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट कमीशन को जो भी स्टाफ रिक्वायर्ड हो वो प्रोवाइड करेगा। अगर कमीशन को सर्विंग जुडिशियल ऑफिसर्स की सर्विसेज की ज़रूरत पड़े तो फिर वहाँ के चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के हैं उनसे पूछा जा सकता है, इजाज़त दी जा सकती है। इसी तरह के जो ऑफिशियल लगाए गए होंगे, जो ऑफिशियल अपॉइंट किए गए होंगे उनको ट्रांसफ़र या कहीं और उनकी पोस्टिंग नहीं की जाएगी जब तक ये इलेक्शन का पूरा प्रोसेस नहीं हो जाता और रिटर्न कैंडिडेट्स के नाम पब्लिश नहीं कर दिए जाते। अगर ऐसा करना हो तो फिर ये कमीशन को भेजा जाएगा और कमीशन की इजाज़त से होगा। सेक्शन 6 के तहत कमीशन कमिश्नर को या किसी मेंबर को या किसी भी ऑफिसर को कोई भी पावर्स या फंक्शंस डेलीगेट कर सकता है। ऑफिसर्स और स्टाफ की जो अपॉइंटमेंट होगी वो पावर कमिश्नर के पास है और कमिश्नर ही इनके टर्म्स एंड कंडीशंस को भी डिफाइन करेंगे। इसी तरह अगर कोई कंप्लेंट्स, एप्लीकेशंस, पिटीशन या फिर अपील आई है तो उसके लिए कमिश्नर बेंच बनाएंगे जो 3 या 3 से ज़्यादा लोगों पर मुश्तमिल होंगे। और अगर ऐसा हो कहीं पर कि इस कमीशन के ये डिवाइडेड हो अपने ओपिनियन में तो फिर उसी तरह मामला जाएगा फुल कमीशन के सामने और फिर वो जो डिसीजन देगा वो फाइनल होगा। सेक्शन 7 के अंडर पावर टू रिक्विजिशन प्रॉपर्टी है। अगर कमीशन रिक्वेस्ट करे प्रोविंशियल गवर्नमेंट, डिप्टी कमिश्नर या पॉलिटिकल एजेंट से या हेड ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो कोई भी व्हीकल या वेसल या कोई भी मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उनको पहुंचाए ताकि पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाने और उधर से वापस लेके जाने के लिए बैलेट बॉक्सेस या फिर इलेक्शन मटेरियल जितना भी है वो प्रोवाइड करने के ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट, डिप्टी कमिश्नर, पॉलिटिकल एजेंट या हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पाबंद होंगे। इसी तरह वो जो आ, कोई भी मूविंग व्हीकल होगा वो कैंडिडेट या उसके एजेंट की यूज़ में नहीं होना चाहिए, यानी उनकी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। जो भी शख्स इस पर्पज़ के लिए ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से ऑथोराइज़ किया जाएगा उसके पास ये इख्तियार भी होगा जो कि पुलिस के पास इख्तियार होता है, वो उतनी रीज़नेबल फोर्स इस्तेमाल कर सकता है। और जिस शख्स की वो व्हीकल यूज़ की जाएगी उस शख्स के उस ऑनर को कंपनसेशन भी दी जाएगी। अगर उस ओनर को लगे कि ये कॉम्पनसेशन थोड़ी है वो 30 डेज़ के अंदर अंदर उस अमाउंट को चैलेंज कर सकता है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से एक आर्बिट्रेटर होगा यानी सालिस, वो फिर जो डिटर्मिन कर देगा वो उतने पैसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको पे करेगी। सेक्शन 8 के अंडर कमीशन ये इंश्योर करेगा कि फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हो। इस वजह से अगर वो कहीं देखे कि कोई मेल प्रैक्टिस हो रही है जिसके साथ कोई कोर्शन है, जबर किया जा रहा है या डराया धमकाया जा रहा है, इंटिमिडेशन हो रही है या पॉलिटिकल प्रेशर है तो इस बेसिस के ऊपर वो किसी एक या एक से ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस पर पोल्स रोक भी सकता है। और अगर कोई ऑर्डर पास किया गया उसको रिव्यू कर सकता है, कमीशन का ये इख्तियार है। कमीशन कोई भी इंस्ट्रक्शंस या अपनी पावर्स को इस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है कि जो कि ऑनेस्ट हो, जस्ट हो, फेयर हो और इस एक्ट के और रूल्स के मुताबिक हो। सेक्शन 9 के अंडर कमीशन को ये पावर है कि वो किसी पोल को वॉइड करार दे अगर वहाँ पे इलीगैलिटीज़ या वायलेशन हुई है और उससे मटीरियली रिजल्ट जो है ना अफेक्ट हुआ है। इसके अंदर ये भी हो सकता है कि ख़वातीन से ये मुआहिदा कर लिया जाए कि वो अपना कास्ट ना करें वोट। अगर कहीं पर वुमेन के वोट 10% से कम हुए तो ये समझा जाएगा कि वहाँ पर वुमेन के साथ ऐसा को मुआहिदा किया गया है और इस बेसिस के ऊपर वो सारी कॉन्स्टिट्यूंसी के वोट्स को वॉइड करार दे सकता है कमीशन। कमीशन ऐसे शख्स के खिलाफ एक कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन की कोर्ट में कंप्लेंट भी फाइल कर सकता है। ये इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए कमीशन इलेक्शन ट्रिब्यूनल समझा जाएगा और अपने प्रोसीजर को खुद रेगुलेट करेगा।
अगर किसी शख्स को इससे एग्रीवेशन हो तो वो 30 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर सकता है। कमीशन के पास सेम हाई कोर्ट वाली पावर होगी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में, वो जिसकी पनिशमेंट 6 मंथ सिंपल इम्प्रिजनमेंट है और साथ में 1 लाख रुपया जुर्माना है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इस बेसिस पर लगती है कि अगर उसके ऑर्डर्स को ना माना जाए। सेक्शन 11 के अंडर कमिश्नर, मेंबर्स, बाकी ऑफिसर्स और स्टाफ जो कमीशन का है और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जितने भी हैं वो एक फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के अंडर दिए जाएंगे और कमिश्नर के पास ये इख्तियार होगा, फुल फाइनेंशियल पावर्स होंगी कि वो सैंक्शन कर दे। इसी तरह सेक्शन 11 के अंडर कमीशन के पास ये इख्तियार होगा कि वो ट्रेनिंग और पब्लिक अवेयरनेस करे, तो इसके लिए वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर सकती है इलेक्शन ऑफिसर्स के। और इसके अंदर जितने ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट के कॉरपोरेशंस हैं, ऑटोनमस सेमी ऑटोनमस बॉडीज़ हैं, उनको इंक्लूड किया जा सकता है। फिर इसी तरह वो पब्लिक को एडवाइस कर सकती है, पब्लिक अथॉरिटीज़ को कमीशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में इलेक्टोरल लॉज और उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में सेमिनार्स या इस तरह की चीज़ें कंडक्ट करवाई जा सकती हैं। पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाए जा सकते हैं, मीडिया कंपेन्स करवाई जा सकती हैं। ये इंश्योर कर सकता है कमीशन के मैक्सिमम वाटर एनरोलमेंट हो। इसी तरह जो लॉज हैं और रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके रेलेवेंट जो कंडक्ट है उसको देता है और साथ ही फेडरल गवर्नमेंट को रीज़नेबल अमेंडमेंट्स के लिए रिकमेंडेशंस भी भेज सकता है कमीशन। सेक्शन 13 के अंडर एक रिज़ल्ट मैनेजमेंट सिस्टम होगा जो कि एक्सपीडिशियस मतलब जल्द अज जल्द काउंटिंग को डील करेगा, टेबुलेशन और रिज़ल्ट कंप्लीशन, ट्रांसमिशन और पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट्स, इस सब चीज़ों को देखेगा और ये फिर वेबसाइट जो है कमीशन की उस पर अपलोड भी किया जाएगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स फ़ौरन से स्नैपशॉट लेंगे रिजल्ट्स का जो कि काउंट किए गए हैं और जो ही कनेक्टिविटी रीजनेबली एज सुन एज पॉसिबल मिलेगी उनको वो इलेक्ट्रॉनिकली सेंड कर देंगे कमीशन को और रिटर्निंग ऑफिसर को, जहाँ से रिटर्निंग ऑफिसर वो कंपाइल करेगा प्रोविजनल रिजल्ट्स और नेक्स्ट डे जिस दिन इलेक्शन हुआ है उसके नेक्स्ट डे 2 AM से पहले पहले या वो 2 AM तक वो ये रिजल्ट कमीशन को कम्युनिकेट कर देगा। ये भी इलेक्ट्रॉनिकली फ़ौरन करेगा उस टाइम। उसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी स्पेशल मैसेंजर या फिर जल्द अज जल्द जिस भी वे से कम्युनिकेट की जा सकती हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो भेज देगा कमीशन को। और कमीशन की ये ड्यूटी है कि वो अपनी वेबसाइट के ऊपर ये डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश कर दें। सेक्शन 14 के अंडर एक एक्शन प्लान 4 माह पहले जनरल इलेक्शन से बनाया जाएगा जिसमें लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए जाएंगे। इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूंसीज की डिलिमिटेशन, इलेक्टोरल रोल्स जो हैं उनकी इनको रिवाइज़ किया जाएगा, उसमें जो मेंबर्स ऐड हुए हैं उनको किया जाएगा और जो निकाले गए हैं या जो चले गए हैं वो मेंबर्स को निकाल कर एक प्रॉपर इलेक्टोरल रोल नहीं बनाई जाएगी। इसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ की को एनलिस्ट किया जाएगा, उनके सिंबल्स दिए जाएंगे। रिटर्निंग ऑफिसर्स या प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं, पोलिंग ऑफिसर्स जो हैं उनको अपॉइंट किया जाएगा। प्रिपरेशन की जाएगी एक कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज लिस्ट की। इसी तरह से बैलेट पेपर्स जो हैं उनको अरेंज किया जाएगा। एक ट्रांसपेरेंट रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम इस्टेब्लिश किया जाएगा। कोई नई टेक्नोलॉजी आई है अगर वो इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी। अरेंजमेंट्स जितनी इलेक्शन ऑब्जर्वर्स के लिए वो की जाएगी जो कि कमीशन के बिहाफ पर होते हैं। इसी तरह से एपलेट और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे। सिक्योरिटी मेजर्स जिस हद तक लिए जा सकते हैं वो सब लिए जाएंगे इस इलेक्शन प्लान के अंदर। इसी तरह से पोस्ट इलेक्शन रिव्यू भी होगा ताकि उसके अंदर जो अपनी शॉर्ट कमिंग्स इस इलेक्शन में रह गई हैं उनको इम्प्रूव किया जा सके। सेक्शन 15 के अंदर कमीशन ने जो भी डिसीजंस या एक्शंस लिए हैं उनके खिलाफ अगर कोई बंदा एग्रीव्ड है तो 15 डेज़ के अंदर एक कंप्लेंट सबमिट कर सकता है कमीशन को। कमीशन उस पर ऑर्डर्स देगा विद इन 30 डेज़ जब वो कंप्लेंट फाइल हुई है, जो भी उसको रीजनेबल लगते हैं, और फिर वो ऑर्डर को पब्लिश भी करेगा अपनी वेबसाइट के ऊपर। सेक्शन 16 के अंडर कमीशन ड्यूटी बाउंड है कि वो 90 डेज़ के बाद में जब वो उसका कैलेंडर ईयर ख़त्म होगा तो उसके 90 डेज़ बाद एक रिपोर्ट अपनी सारे साल की एक्टिविटीज़ की बनाएगा जो कि फेडरल गवर्नमेंट और हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भेजी जाएगी।
60 डेज़ के अंदर अंदर वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट जो है अपने हाउस के अंदर उसको पेश करेगी, और जो ही वो उसको पेश करेगी तो फिर कमीशन इस एनुअल रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश। चैप्टर 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज की डीलिमिटेशन के रिगार्डिंग है। सेक्शन 17 बताता है कि कमीशन की ये ड्यूटी है कि वो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज को डिलिमिट करे। वो नेशनल असम्बली की, प्रोविंशियल असम्बलीज की और लोकल गवर्नमेंट्स की होंगी, और ये अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक्ट, रूल्स एंड एप्लीकेशन एप्लीकेबल लॉज ऑफ गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। इसी तरह से हर सेंसस को ऑफिशियली पब्लिश करेगा। सेक्शन 17 बताता है कि जो सीट्स हैं वो नेशनल असम्बली की और प्रोविंशियल की, कैपिटल टेरिटरी इस्लामाबाद की और फाटा की, फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज़ की, वो सब सीट्स जो नॉन विमेन और नॉन मुस्लिम्स के लिए हैं, ये सारी आर्टिकल 51 के अंदर जिस तरह प्रेस्क्राइब्ड हैं उसी तरह से सीट्स होंगी। और प्रोविंशियल असम्बलीज़ के अंदर जो सीट्स हैं और विमेन और नॉन मुस्लिम की जो प्रोविंशियल असम्बलीज़ में है वो आर्टिकल 106 के अंडर होगी। ये आर्टिकल 51 फेडरल के लिए और 106 आर्टिकल प्रोविंशियल के लिए। ये आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के। ये कॉन्स्टिट्यूंसीज कमीशन ऑफ कोर्स करेगा अगर नेशनल असम्बली के लिए हर प्रोविंस जो है वो एक सेपरेट टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, और उतने नंबर ऑफ जनरल सीट्स दी जाएंगी प्रोविंस को। यानी कि आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 पर हर प्रोविंस को डिवाइड किया जाएगा उतने सेपरेट टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज में जितनी जनरल सीट्स उसको एलोकेट की जाएंगी। इसी तरह से इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी और फाटा के लिए जितनी सीट्स हैं वो भी आर्टिकल 51 के अंडर। जो सीट्स आर्टिकल 51 के अंदर विमेन के लिए रिजर्व्ड हैं उसके लिए प्रोविंस सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी होगा। अलबत्ता जो सीट्स रिजर्व्ड हैं नॉन मुस्लिम्स के लिए नेशनल असम्बली में, उसके लिए पूरी कंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी होगी। अब जो प्रोविंशियल असम्बलीज के लिए इलेक्शन होंगे उसके लिए प्रोविंसेस को उतनी सेपरेट टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया जाएगा जितनी जनरल सीट्स होंगी। ये आर्टिकल 106 के अंडर होगा। और इसी तरह जो सीट्स रिजर्व्ड हैं विमेन की और नॉन मुस्लिम्स की, तो उसके लिए प्रोविंस एक कॉन्स्टिट्यूंसी होगा। लोकल गवर्नमेंट के लिए एप्लीकेबल लोकल गवर्नमेंट लॉ के अंडर कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई जाएंगी। सेक्शन 20 के अंदर जो प्रिंसिपल्स हैं डीलिमिटेशन के वो बयान किए गए हैं। जैसा कि जनरल सीट्स के लिए ये मेक श्योर किया जाएगा कि पॉपुलेशन का जो जियोग्राफिकली कॉम्पैक्ट एरियाज़ हैं उसको कंसिडर किया जाए, फिज़िकल फीचर्स लोगों के, एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं उनकी, इसी तरह जो कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ हैं, पब्लिक कन्वीनियंस है, और इस तरह के जो फैक्टर्स होमोजेनिटी के हैं उनको अंडर कंसिडरेशन रखा जाएगा। नेशनल असम्बली के अंदर जो ट्राइबल एरियाज़ की सीट्स हैं, ट्राइबल एरियाज़ हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज को ग्रुप किया जा सकता है दो या दो से ज़्यादा जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हों। इसको मेक श्योर किया जाएगा कि जो असम्बली वो फेडरल या फिर प्रोविंशियल हो सकती हैं, और जो लोकल गवर्नमेंट है इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं पॉपुलेशन की, वो 10% से ज़्यादा उनकी वेरिएशन ना हो। और अगर ऐसा हो तो फिर कमीशन जो है वो इसके लिए रीजंस लिखेगा। सेक्शन 21 रिपोर्ट्स ऑफ कमीशन एंड लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज के ऊपर है। कमीशन रिसीव कर सकता है या कोई रिप्रेजेंटेशंस को कंसीडर कर सकता है, कोई इंक्वायरीज होल्ड कर सकता है, विटनेसेस को समर कर सकता है, एविडेंस को रिकॉर्ड कर सकता है, और इस पर्पज़ के लिए वो पब्लिश कर सकता है इसको ऑफिशियल गज़ट में एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो कि लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज की हो। इसके बाद कमीशन ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट थर्ड के लिए 30 डेज़ के अंदर अंदर इन्विटेशंस लेगा। कोई भी वोटर जो कॉन्स्टिट्यूंसी का है वो रिप्रेजेंटेशंस कर सकता है इस प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के अंदर। उसके बाद इसको ये कमीशन सुनेगा, देखेगा, अगर उसको ठीक लगे तो उसके अंदर अल्टरेशंस या अमेंडमेंट्स या मॉडिफिकेशंस की जा सकती हैं। और जब ये फाइनल हो जाएगी तो फिर इसको ऑफिशियल गज़ट में पब्लिश किया जाएगा और अपनी वेबसाइट पे भी पब्लिश किया जाएगा। सेक्शन 22 के अंडर कमीशन के पास ये पावर होगी कि वो एटलीस्ट 4 मंथ्स पहले इलेक्शन प्रोग्राम से खुद अपने मोशन पर और उसकी रीजंस लिखकर कोई भी फाइनल रिपोर्ट के अंदर अमेंडमेंट्स, अल्टरेशंस या मॉडिफिकेशंस कर सकता है। और ये वो अपने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी पब्लिश करेगा जो भी प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स है, अल्टरेशंस है या मॉडिफिकेशंस हैं।
और साथ ही साथ ऑफिशियल गज़ट के अंदर भी पब्लिश की जाएंगी। चैप्टर 4 इलेक्टोरल रोल्स के मुतालिक है। सेक्शन 23 बताता है कि कमीशन की ये ड्यूटी होगी कि वो इलेक्टोरल रोल्स तैयार करेगा और वो कंप्यूटराइज्ड होंगे। उसके लिए वो जो भी डेटाबेस को यूज़ करके जिस तरह का भी प्रिंट आउट फॉर्म लेना चाहे वो खुद बना सकता है। सेक्शन 24 के अंडर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स लगाएगा कमीशन, जिनकी ड्यूटी होगी कि वो प्रिपरेशन करें इलेक्टोरल रोल्स की, उनको रिवाइज़ करें, यानी उनको देखते रहें उनमें क्या किन लोगों को ऐड करना है और किन को निकालना है। उसकी अगर कोई करेक्शन है, स्पेलिंग नेम की हो सकती है, फादर नेम की हो सकती है, एज की हो सकती है, किसी भी तरह की पर्टिकुलर की कोई हो, या फिर कोई अमेंडमेंट करनी हो, तो ये सारा काम रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स का होगा। रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के साथ असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स भी उसका काम को डिवाइड करने के लिए लगाए जा सकते हैं, तैनात किए जा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन ऑफिसर किसी और शख्स को, किसी भी ऑफिशियल को कह सकता है कि वो कोई फंक्शंस परफॉर्म करें और उसको असिस्ट करें। सेक्शन 25 के अंदर नादरा की ये ड्यूटी होगी कि वो हर फ्रेश एनआईसी, यानी अब तो क्योंकि चिप वाले एनआईसीज बनते हैं तो ये कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होते हैं, सीएनआईसी, तो ये सारी की इंफॉर्मेशन जो है वो कमीशन के साथ शेयर करें। साथ ही साथ अगर कोई कैंसिल किया गया है या कोई मॉडिफाई किया गया है सीएनआईसी, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी भेजे। फिर ये इंफॉर्मेशन कमीशन आगे रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को भेज देंगे, जो कि एनरोलमेंट के डिफरेंट स्टेप्स लेकर उसको अपना खुद एक फॉर्म तैयार कर लेंगे प्रोसीजर के थ्रू। अगर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कोई इंफॉर्मेशन मांगे तो फिर वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी उनको। रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कमीशन के सुपरिटेंडेंट्स, डायरेक्शंस और कंट्रोल के अंदर सेक्शन 26 के मुताबिक एक इलेक्टोरल रोल तैयार करेंगे, प्रिलिमिनरी इलेक्टोरल रोल, जिसके अंदर वोटर का बताया जाएगा कि कौन कौन से वोटर इस इलेक्टोरल एरिया के हैं। हर वो शख्स इलेक्टोरल एरिया का के अंदर एनरोल होने का इख्तियार रखता होगा कि जो शख्स पाकिस्तान का सिटीज़न हो, एटलीस्ट 18 ईयर्स एज का हो, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड हो उसका, उसे किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने अनसाउंड माइंड ना करार दिया हो। अनसाउंड माइंड से मुराद है कि जो अपने सोचने समझने की सलाहियत से बिल्कुल ही बेबहरा हो चुके हैं। इसके बरक्स एक लुनेटिक होता है जो कि फॉर द टाइम बीइंग लुनेसी के पीरियड्स भी पढ़ सकते हैं। अनसाउंड माइंड वो होता है कि जो बिल्कुल अपनी सोचने समझने की सलाहियत अब खो चुके हैं। इसी तरह से वो उस इलेक्टोरल एरिया के रेजिडेंट्स भी हों। ये 5 शराइत पूरी हों तो फिर वो इलेक्टोरल एरिया के अंदर वोटर की हैसियत से एनरोल हो सकते हैं। सेक्शन 27 के मुताबिक एक वोटर की प्लेस ऑफ रेजिडेंस वो होगी जहाँ पे उसके सीएनआईसी के ऊपर उसका टेम्पररी या फिर परमानेंट एड्रेस होगा, वही उसका इलेक्टोरल एरिया होगा। या फिर वो शख्स जो पाकिस्तान में सर्विसेज की गर्ज से आए हैं वो टेम्परेरीली रिजाइड्स करें जिस जगह पर, वो वाली। इसी तरह वो जिस जगह पर रहेंगे वो सर्विसेज जो पाकिस्तान में प्रोवाइड करने आए हैं शख्स, तो उनकी वाइफ या हस्बैंड या फिर बच्चे भी उसी बेसिस के ऊपर एनरोल हो सकेंगे उसी इलेक्टोरल एरिया से। जो प्रीलिमिनरी इलेक्टोरल रोल्स रजिस्ट्रेशन ऑफिसर बनाएंगे, उसके साथ वो जितने भी उनको क्लेम्स आए हैं या ऑब्जेक्शंस आई हैं या करेक्शन की एप्लीकेशंस आई हैं, उसको वो पब्लिश करेंगे और डिस्प्ले करेंगे एटलीस्ट 30 डेज़ के लिए। सेक्शन 29 के अंडर कमीशन एक रिवाइजिंग अथॉरिटी बनाएंगे और तैनात करेंगे किसी इलेक्टोरल एरिया या फिर ग्रुप ऑफ इलेक्टोरल एरियाज़ के लिए, जिनका मकसद ये होगा कि वो क्लेम्स को रिसीव करें और उन पर डिसाइड करें, उनको मैटर्स को, उनकी ऑब्जेक्शंस या एप्लीकेशन जो करेक्शन की हैं प्रिलिमिनरी इलेक्टोरल रोल्स की, उनको देखें। सेक्शन 30 के अंदर कोई भी शख्स अपने नाम को इलेक्टोरल रोल में रखवाने के लिए या कोई ऑब्जेक्शन है उसकी उस बेसिस पर या कोई करेक्शन की ज़रूरत है तो वो इसी रिवाइजिंग अथॉरिटी के सामने 30 डेज़ के अंदर अंदर एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकता है। बट इसके बाद अगर कोई एप्लीकेशन फ़ाइल हुई इस टाइम के तो फिर रिवाइजिंग अथॉरिटी उसको रिजेक्ट कर देगी। सेक्शन 31 के मुताबिक हर शख्स को ये इख्तियार है कि वो अपनी अप्रोप्रिएट रिवाइजिंग अथॉरिटी के सामने ये फाइल कर सकता है कि अप्लाई कर सकता है कि वो उसका नाम एक इलेक्टोरल एरिया से किसी दूसरे इलेक्टोरल एरिया में चला जाए, शिफ्ट कर दिया जाए। अगर ये फाइनल पब्लिकेशन इलेक्टोरल रोल की करने से पहले हुआ है तो फिर ये रिवाइजिंग अथॉरिटी के सामने अप्लाई कर किया जाएगा। अगर ये फाइनल पब्लिकेशन के बाद हुआ है तो फिर ये रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के सामने, जो भी अप्रोप्रिएट
इलेक्टोरल एरिया के रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं उनके सामने पेश किया जाएगा। सेक्शन 32 के मुताबिक रजिस्ट्रेशन ऑफिसर रिवाइजिंग अथॉरिटी को अप्लाई करेंगे कि किसी शख्स का नाम जो कि रह गया या किसी इनएडवर्टेंस या फिर एब्सेंस की वजह से ये टाइमली इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं हुई, उस बेसिस के ऊपर रह गया है, तो फिर या फिर कोई क्लैरिकल मिस्टेक रह गई है या प्रिंटिंग या किसी तरह का एरर रह गया है, तो उस बेसिस के ऊपर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो हैं वो रिवाइजिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन लिखेंगे। सेक्शन 33 के अंदर रिवाइजिंग अथॉरिटी एक समरी इंक्वायरी करेगी, मतलब एक ऐसी इंक्वायरी जो कि स्पीडी हो, और उसके बाद अपना डिसीजन देगी इन्हीं क्लेम्स के ऊपर या ऑब्जेक्शंस पर। इस रिवाइजिंग अथॉरिटी का फैसला बाइंडिंग होगा, फाइनल होगा, और ये फिर अप्रोप्रिएट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को भिजवा दिया जाएगा। सेक्शन 34 के अंदर फिर ये जो फैसला रिवाइजिंग अथॉरिटी का आएगा, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर उसी तरह से अपनी इलेक्टोरल रोल को तरतीब दे लेंगे। मसलन अगर किसी का नाम ऐड करना था तो वो कर देंगे, या कोई क्लरिकल एरर या प्रिंटिंग का किसी तरह का एरर है तो उसको ठीक कर लेंगे। सेक्शन 35 के मुताबिक फिर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर अपने इलाके के इलेक्टोरल एरिया की फ़ाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश करेंगे। सेक्शन 36 के मुताबिक ये इख्तियार भी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का होगा कि वो अपनी इलेक्टोरल रोल को पीरियडिकली रिवाइज करते रहें। उसमें अगर किसी शख्स का नाम नहीं है, वो क्वालिफाइड है उसके लिए, तो उसको ऐड कर दिया जाए। अगर कोई शख्स की वफात पा गए हैं या वो डिसक्वालीफाई हो गए एनरोलमेंट के लिए, तो उनका नाम डिलीट कर दिया जाए। या फिर अगर कोई ओमिशन वगैरह है और करेक्शन की ज़रूरत है तो फिर उसको करेक्ट कर दिया जाए या वो चीज़ ओमिट कर दी जाए। अगर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ऐसे कोई भी रिवाइज नहीं करते पीरियडिकली अपनी इलेक्टोरल रोल को, तो इसका मतलब यही समझा जाएगा कि वो बिल्कुल ठीक है और ऑपरेशनल है। अंडर सेक्शन 37 अगर किसी शख्स को ये लगता है कि उसका नाम नहीं एनरोल, हालांकि वो इसका कॉम्पिटेंट है, उसका नाम आना चाहिए, तो फिर वो अप्रोप्रिएट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को लिख सकते हैं। एक अपने CNIC की कॉपी साथ लगाएंगे और एक फॉर्म जो कि प्रोवाइड किया गया है उसको फिल करके अपने रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को देंगे। अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो फिर वो उस शख्स का नाम इंसर्ट कर देंगे इलेक्टोरल रोल में। साथ ही साथ कोई भी शख्स अप्लाई कर सकता है इसी तरीके से एक फॉर्म और अपने CNIC को कॉपी के साथ, कि अगर उसका नाम कहीं ऐड नहीं है या उसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफेक्शन आ गई है, कोई एरर लिख आ गया है या कोई करेक्शन की ज़रूरत है, तो वो की जा सकती है। कोई शख्स अप्लाई कर सकता है कि किसी शख्स का नाम वो उनकी डेथ हो चुकी है तो अब उनका नाम डिलीट करना है, तो वो भी किया जा सकता है। फिर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर अपनी तसल्ली करेंगे, अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तो फिर उस तरह से वो अपने इलेक्टोरल रोल को तरतीब दे लेंगे। अगर कोई शख्स अपने ही सेम डिस्ट्रिक्ट में एक इलेक्टोरल एरिया से दूसरे इलेक्टोरल एरिया के अंदर अपना वोट ट्रांसफ़र करवाना चाहता हो, तो फिर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर अपनी तसल्ली करेंगे, एक इंक्वायरी कर लेंगे, और उसके बाद अगर उनको तसल्ली हो जाए तो फिर वो इस इलेक्टोरल एरिया जहाँ पे उसका प्रेजेंटली नेम एग्जिस्ट करता है उसकी मास्टर कॉपी में से उसका नाम स्ट्राइक ऑफ कर देंगे। दूसरे जिस इलेक्टोरल एरिया के रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं वो अपनी इंक्वायरी करेंगे और फिर उस शख्स का नाम वहाँ पर ऐड कर देंगे। अगर इस प्रोसेस के अंदर किसी भी बात के ऊपर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर रिजेक्ट करते हैं किसी की एप्लीकेशन, तो फिर वो उसकी रीजंस लिखेंगे अपने डिसीजन की कि क्यों उन्होंने इसको रिजेक्ट किया। अगर कोई मुतासरा शख्स है और वो अग्रीव्ड है रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के इस फैसले से, तो वो 30 डेज़ के अंदर अंदर एपलेट अथॉरिटी को, जो कि कमीशन ने तैयार बनाई हुई है, उसको अपील फाइल कर सकता है। सेक्शन 38 के अंदर कमीशन के पास ये इख्तियार है कि अगर उसे लगे कि कहीं इलेक्टोरल एरिया में या कुछ इलेक्टोरल एरियाज़ में कोई ग्रॉस एरर या इरेगुलरिटी हुई है या फिर लार्ज स्केल के ऊपर कोई डिस्प्लेसमेंट हुई है लोगों की, क्योंकि कोई नेचुरल क्लैमिटी आ गई थी जिस तरह जलजले या सैलाब वगैरह हैं, तो या फिर अब जिस तरह कोरोना वायरस आया है तो लोग एक इलाका छोड़ के दूसरी जगह चले जाएं, तो इस तरह की बेसिस के ऊपर ये कमीशन का इख्तियार है कि वो उसको उस इलेक्टोरल एरिया के पार्ट को या इलेक्टोरल एरिया के जो इलेक्टोरल रोल है उसको कैंसिल करार दे और फ्रेश इलेक्टोरल एरिया का हुक्म दे दे। सेक्शन 39 के मुताबिक असम्बलीज या लोकल गवर्नमेंट के टर्म जब एक्सपायर होने की वाली होगी, उससे 30 डेज़ पहले का पीरियड जब शुरू होगा तो कोई रिवीजन, करेक्शन या फिर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तब्दील कराने की एप्लीकेशन टेकअप नहीं की जाएगी। अलबत्ता इसका इतला कैजुअल वैकेंसी की इलेक्शंस पर नहीं होगा,
उसके लिए ये होगा कि तब तक उसमें चेंजिंग नहीं की जा सकती जब तक उस इलेक्टोरल एरिया के रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट ना कर लिए जाएं। वो 30 डेज पहले तक का टाइम जिसके अंदर कोई एप्लीकेशन टेकअप नहीं की जाएगी जो असम्बलीज और लोकल गवर्नमेंट के लिए होगी, उसको कट ऑफ डेट बोलते हैं। और वो कमीशन अपनी प्रेस रिलीज में भी और वेबसाइट के ऊपर भी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए पब्लिश करेगा। सेक्शन 40 के अंदर कमीशन का ये राइट है कि वो किसी भी शख्स का जो इंटाइटल्ड है एनरोल होने का, उसका नाम इलेक्टोरल रोल में एनरोल करवाए, या किसी शख्स का जिसका नाम निकालना या वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं तो उसका नाम एक्सक्लूड करवा दे, या फिर अगर कहीं पे किसी का नाम रिपीट हो गया है तो वो निकलवा दे। अलबत्ता कमीशन ने अगर ये नेम्स निकलवाने हो तो उसके लिए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, क्योंकि लॉ का एक मैक्सिम है ऑडी आल्ट्रम पार्टम, जिसका मतलब है कि किसी शख्स को भी बगैर सुने फैसला नहीं दिया जा सकता। सेक्शन 41 के मुताबिक रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ये रिवाइज्ड और करेक्टेड इलेक्टोरल रोल्स अपने पास रखेंगे। ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा और कोई भी शख्स इसकी फ़ी देकर इस डॉक्यूमेंट को हासिल कर सकता है। इस इलेक्टोरल रोल की कॉपीज़ मिल सकती हैं। सेक्शन 42 के मुताबिक जब इलेक्टोरल रोल को फाइनली पब्लिश कर दिया जाएगा तो वो उसकी ड्यूरेशन स्टार्ट हो जाएगी, तब तक रहेगी जब तक उसको रिवाइज नहीं कर दिया जाता, उसमें कोई चेंज नहीं कर दी जाती। अंडर सेक्शन 43 जो शख्स बर्थ्स और डेथ्स को रजिस्टर करने का ऑथराइज्ड है लोकल गवर्नमेंट की तरफ से या किसी और अथॉरिटी की तरफ से, वो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो कि उस इलाके के कंसर्न है उनको क्वार्टरली बेसिस के ऊपर ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। सेक्शन 44 के मुताबिक रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो हैं वो नादरा को कम्युनिकेट करेंगे, नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, वो कम्युनिकेट करेंगे कि वोटर जो हैं उसका एड्रेस चेंज कर दिया जाए, या फिर इस तरह से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी जो वोटर ने अप्लाई करके चेंज करवाई होगी वो भी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर नादरा से शेयर करेंगे थ्रू कमीशन। सेक्शन 45 के तहत कोई भी शख्स एक से ज़्यादा दफ़ा एक ही इलेक्टोरल रोल में नहीं एनरोल हो सकता और ना ही वो एक से ज़्यादा इलेक्टोरल एरियाज़ की रोल्स में एनरोल हो सकता है। सेक्शन 46 के मुताबिक कोई भी इलेक्टोरल रोल सिर्फ इस वजह से इनवैलिड नहीं होगी कि उसमें किसी बंदे की इंफॉर्मेशन ठीक नहीं दी गई, या फिर उस किसी शख्स का नाम रह गया है, या कोई बंदा जिसका नाम एंटाइटल था लिखे जाने का और वो नहीं लिखा गया। सेक्शन 47 के अंडर रजिस्टर्ड मेन एंड वुमेन वोटर्स का जो कि नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली की कॉन्स्टिट्यूंसी से हों उनको पब्लिश करेगी, और इसके अंदर जो डिफरेंस होगा उसको हाईलाइट किया जाएगा। अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेन एंड वुमेन वोटर्स का डिफरेंस 10% से ज़्यादा हो तो कमीशन कोशिश करेगा कि उसको रिड्यूस कर सके। इसी तरह फीमेल वोटर का नंबर बढ़ाने के लिए नादरा से स्पीडी CNIC कार्ड्स इशू करवाए जा सकते हैं। इसी तरह सेक्शन 48 के अंदर नॉन मुस्लिम्स, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ और ट्रांसजेंडर सिटीजन्स के लिए भी यही लाए अमल इख्तियार किया जा सकता है। और इस तरीके कार को इस्तेमाल करते हुए कोई भी डिले, पोस्टपोन या इस तरह के कोई मामला जिससे अफेक्ट हो ये प्रोसीजर, उसको रोका जाएगा। कमीशन के पास ये इख्तियार होगा कि वो जो भी उसका नॉर्मल प्रोसीजर है इस एक्ट के थ्रू उससे डेविएट कर सके, वो भी सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में, ताकि किसी इलेक्टोरल एरिया की इलेक्टोरल रोल तैयार की जा सके। जो ही ये तैयार होगी तो कमीशन उसको इमीडिएटली पब्लिश करेगा अपनी वेबसाइट पर। थैंक यू सो मच। आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं, अपना कोई सजेशन दे सकते हैं, अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो उसको ऐड कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।